हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप कंफ्यूज हैं कि थिंकर्स यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स को कैसे याद किया जाए, उनके वर्क को और उनकी क्रिएशंस को कैसे समझ पाए? तो इस सब का सॉल्यूशन लेकर मैं अभिषेक कुमार आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जहां आज हम देखेंगे ऑल इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में, उनके क्रिएशंस के बारे में और उनके वर्क के बारे में। एक ब्रीफ क्लास के थ्रू हम रिवीजन मॉड्यूल की तरह इसे समझेंगे। जो भी लोग यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं और आने वाले एग्जाम देने वाले, उनके लिए फायदेमंद लेक्चर हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनके वर्क को। देखिए, जब भी हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स यानी लोक प्रशासन से जुड़े हुए, लोक नीति से जुड़े हुए लोगों के बारे में तो सबसे पहला ध्यान आता है हमारे दिमाग में कौटिल्य के बारे में। हालांकि जो लोग यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट 1887 के बाद स्टार्ट हुआ है, बट उसके जो रूट्स हैं, उनके जो आइडियाज हैं, वो बहुत पहले से लागू हो चुके हैं। तो उन्हीं में से एक आइडिया था उस समय के बहुत प्रकांड विद्वान कौटिल्य से। कौटिल्य जिन्होंने किताब लिखी है अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और चाणक्य नीति। ठीक है, ये तीन किताबें हैं, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और चाणक्य नीति। इसे आप याद कर सकते हैं ANC, ठीक है, या CMA, जैसे आप याद करना चाहें जिस भी तो एडवर्ब में। ठीक है, इसके अलावा इनके वर्क्स क्या चीज से जुड़े हैं, मतलब इनका जो आइडिया था, इनका जो कॉन्सेप्ट था, वो क्या था? तो इन्होंने एडवोकेट किया था कि मोनार्की और सेंट्रलाइज्ड पावर होनी चाहिए। तो जब आंसर राइटिंग करेंगे या क्वेश्चंस आएगा तो उसमें आपको पूछेगा कि इन्होंने किस चीज को ज्यादा तवज्जो दिया था। तो तवज्जो दिया था मोनार्की यानी कि राजशाही को, और सेंट्रलाइज्ड पावर को यानी केंद्रीकृत शक्ति को। इनका कहना था कि अगर एक एरिया से जो आइडिया है वो ये है कि अगर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो जो कि कमांड करे तो उसको फॉलो करना इजी होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दिया था सप्तांग थ्योरी। इस 7 इंपॉर्टेंट अंग कौन से होते हैं एक स्टेट के, इन सबको हम डिटेल में जानेंगे हमारे लेक्चर्स में। आज सिर्फ रिवीजन मॉड्यूल की तरह उनके इंपॉर्टेंट 3 आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स और वर्क को समझना है। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे साथ साथ चलते हैं, यानी राजा को क्या होना चाहिए और प्रजा को कैसा होना चाहिए, ये सारी बातों पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, इसके बाद बारी आता है सुन त्जू का। ठीक है, 500 BC में सुन त्जू ने एक आर्ट और वॉर नाम से किताब लिखी, जिसमें उन्होंने आइडिया दिया कि आपको अपने एनिमी को जानना होगा और जिसके थ्रू आप अपनी सक्सेस को पा सकें। यानी आपने कई बार सुना होगा ना कि कई लोग बोलते हैं, प्रोवर्ब्स हैं कि अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों को अपने पास रखिए, उनकी जानकारी इकट्ठा करिए। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा कि अगर बैटल आपको जीतना है तो कैसे होगा? स्ट्रेटजी के थ्रू होगा, वायलेंस के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, वायलेंस तो बाद का बात है, पहले स्ट्रेटजी बनानी होगी। आपको अपनी परीक्षा के लिए भी पहले स्ट्रेटजी बनानी होगी कि किस तरह से आगे आप प्रोसीड करेंगे। तीसरा जो है उनका कॉन्सेप्ट वो है कि भाई उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ का यूज कीजिए, एक्सप्लॉइट करिए वीकनेसेस को। ठीक है, अपनी जितनी भी वीकनेसेस है उसको समाप्त करिए और अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। ये था आइडिया सुन त्जू का, जिनकी किताब थी द आर्ट ऑफ वॉर। फिर बारी आती है पिता किसके? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी जनक के तौर पर किसे जानते हैं हम? वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन ने एक ऐसे लिखा था। ठीक है, उस ऐसे के थ्रू उन्होंने बताया था, ये ऐसे था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में।
ठीक है, पॉलिटिकल क्वार्टरली एक किताब छपती थी हर क्वार्टर में, उसमें उन्होंने अपना एक ऐसे प्रकाशित किया था जिसके थ्रू उन्होंने पहली बार नींव रखी थी एक डिफरेंट सब्जेक्ट के तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके अलावा उनकी जो दूसरी और कृतियां हैं, जैसे ऐसे तो था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा था कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885 में लिखी थी उन्होंने। ठीक है, ये प्रिकर्सर है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन यूएसए 1908 में। और डिटेल में हम अपने लेक्चर्स में समझेंगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम क्लासेस लेकर आने वाले हैं उसमें। ठीक है, इनके जो आइडिया या कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि उन्होंने एम्फेसाइज किया साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। इससे पहले लोग एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते जरूर थे पर साइंटिफिकली नहीं, यानी कि व्हाट, व्हाई, इफ, बट इन क्वेश्चंस को अराइज नहीं करते थे। पर यहाँ पे वो इन क्वेश्चंस पे फोकस करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की बात करें कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू कैसे तैयारी की जाए एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने की, उस पर फोकस किया गया। इन्होंने पॉइंट किया क्या, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी, यानी द्विभाजन किसमें, बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करके रखना चाहिए। ये कहा किसने, वुड्रो विल्सन ने। बोला कि उन दोनों को एक साथ इकट्ठा रखेंगे तो क्या होगा कि आपस में साठगांठ बनेगी और बहुत ही बेकार एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, प्रशासन बेकार हो जाएगा। इसको डिटेल में उन्होंने बताया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट इन एक्शन, यानी कि जो गवर्नमेंट है जब वो किसी चीज को इंप्लीमेंट करती है, मतलब धरातल पे कोई भी नीति लागू होती है, उसे ही हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल ने कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां की दी, जैसे जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949 में, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1923 में, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या आइडिया प्रपोज किया इन तीनों किताबों में, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन्होंने कहा कि भाई 14 प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट करने के। तो एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए प्रशासन को, तो उसके 14 प्रिंसिपल्स को उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डेवलप किया जाए, तो इनके द्वारा एक डेवलपमेंट हुआ थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहां हमने देखा बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का, यहां थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या चीजें करें तो प्रशासन बेहतर होगा, इस पे फोकस किया गया। इन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, इसे और डिटेल में हम समझाएंगे हमारे लेक्चर्स में, अभी सिर्फ इन चीजों पे रिवीजन मॉड्यूल की तरह हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो गैंग प्लैंक का और डिटेल हम समझेंगे जब हम हेनरी फ्योल को और डिटेल में हमारे लेक्चर्स में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है फ्रेडरिक टेलर की। फ्रेडरिक टेलर की जो 3 इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं वो है शॉप मैनेजमेंट 1903 में उन्होंने लिखी है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, और टेस्टिमनी बिफोर द हाउस ऑफ स्पेशल कमिटी। ये बेसिकली टेस्टिमनी जो है ना, ये उनकी किताब नहीं है या कृति नहीं है, ये बेसिकली एक सर्वे है, एक आइडिया है जो उन्होंने प्रपोज किया था कमेटी के सामने। ठीक है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो इनका आइडिया था, वो क्या कहता है, उन्होंने कहा कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फोकस करो। वहां पे जब हम वुड्रो विल्सन को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि भाई उन्होंने साइंटिफिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, पर मैनेज कैसे किया जाए उसके साइंटिफिकता को समझने के लिए
इसका आइडिया किसने दिया? फ्रेडरिक टेलर ने। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो हम करेंगे यानी प्रबंधन जो हम करेंगे वो साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक यानी कि आपके पास उसका पूरा एक रोड मैप होना चाहिए मैनेजमेंट का। ठीक है, साइंटिफिक क्या होता है? कोई भी चीज हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो उसके लिए हम पूरा डिटेल समझते हैं पहले, तो वो चीजें यहाँ पे कही गई कि पहले मैनेजमेंट करने के पहले आप पूरा एक रोड मैप तैयार करिए और कैसे बेहतर प्रबंधन करा जा सके उस पर बात किया गया। ठीक है, फिर उन्होंने एडवोकेट किया वन बेस्ट वे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सारी चीजें कर लीजिए, ठीक है, सारे हाइपोथेसिस आप लगा लीजिए, सारे इफ्स एंड बट्स ढूंढ लीजिए, लेकिन फिर आप ढूंढिए कि सबसे बेहतर तरीका कौन सा होना चाहिए जिसके माध्यम से आप उस गोल को अचीव कर सके जो आप करना चाहते हैं। यानी प्रबंधन या प्रशासन आपको बेहतर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा वो आपको ढूंढना होगा। तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड उसी चीज पे आगे बढ़ाता है। फिर बारी आती है इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप की बात कही थी। फंक्शनल फोरमैनशिप यानी जो भी लोग काम कर रहे हैं वो उस चीज के लिए बेहतर होना चाहिए, मतलब वो चीज उनके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वैसी बातें यहाँ पे कही गई। ठीक है, इनको और डिटेल में हम अपने लेक्चर में समझेंगे, आज सिर्फ रिवीजन मॉड्यूल की तरह इसे समझ रहे हैं। अगली बारी आती है मैक्स वेबर की। तो मैक्स वेबर की कुछ कृतियां थी, जैसे द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन 1947 में दी गई। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बारी आती है उनकी एक और कृति इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1909 में, और लास्ट में द प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स 1904 में। ये तीन इंपॉर्टेंट उनकी किताबें या संरचनाएं थी जिसके माध्यम से उन्होंने कुछ आइडिया प्रपोज किया, जैसे फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी को क्लासिफाई किया कि कितने तरीके का अथॉरिटी यानी प्रभुत्व होना चाहिए। ठीक है, किसके पास कितनी पावर होती है, क्षमता कितनी है, कितना उनके पास कुछ करवाने का पावर है, उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाई लीगल और रैशनल ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया कि एक का काम होना चाहिए कि कैसे इंप्लीमेंट करवाएं और दूसरा ब्यूरोक्रेटिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे लीगलिटी पे वर्क किया जाए, यानी थ्योरी एंड इंप्लीमेंटेशन दोनों को साथ में लेके कैसे चलना है। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने बताया भाई एक और आइडिया थी कि प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आइडिया ऑफ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बाद आता है लूथर गुलिक एंड लिंडन अर्विक। ये दोनों ने साथ में काम किया था। गुलिक एंड अर्विक जिन्हें हम जनरली जानते हैं, तो उन्होंने प्रपोज किया था एक पेपर ऑन साइंस, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन का विज्ञान क्या होता है उस पर एक पेपर पब्लिश किया था तब 1937 में। इन्होंने दूसरा जो आइडिया दिया था वो मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स को दिया था 1962 में, यानी इस शहर में क्या प्रॉब्लम्स होती है, बड़े बड़े शहरों में क्या दिक्कतें फेस होती हैं प्रशासन में, उसके ऊपर इन्होंने ध्यान केंद्रित करवाया था। तीसरा एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में 1947 में एक कृति या एक संरचना उन्होंने दी। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जो है वो है पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, पोस्ट कॉर्ब का जब भी हम बात करते हैं गुलिक एंड अर्विक की तो आइडिया आता है पोस्ट कॉर्ब। अभी पोस्ट कॉर्ब क्या है? ये है एडवर्ब, मतलब बेसिकली आप देखेंगे तो ये पूरा डिटेल आप पढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्केलिंग करना, फिर डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन करना, रिपोर्ट सबमिट करना और बजटिंग करना। ये पूरा एक डिटेल स्ट्रक्चर है, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए प्रशासन में, वो यही चीज है। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल की बात कही उन्होंने कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स हैं
जिनके ऊपर कार्य होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हे वेयर की तरह हो, कहीं भी हो ऐसा नहीं, पूरा एक हायरार्कियल फॉर्म में हो, यानी हर किसी को अपना रोल पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में मैंने बताया कि भाई बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, किस बिना पे आप डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इस आइडिया पे फोकस किया किसने, गुलिक एंड अर्विक ने। आगे बढ़ेंगे तो मैरी पार्कर फोले की बात आती है। तो ये शुरुआती टाइम में मतलब बहुत एक अच्छा अलग इनिशिएटिव लेकर आई थी, जिसमें इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन टच की बात की थी। ठीक है, ह्यूमन टच कैसे होना चाहिए प्रशासन में, इससे ऊपर जब भी हमने बात की देखा, तो वहां पे हमने देखा एक चीज कि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से फोकस कर रहे हैं, पर यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स का भी कॉन्सेप्ट या उनके भी विजुअलाइजेशन को हमें समझना होगा। ठीक है, ह्यूमन टच यहाँ से बात चालू होती है। तो बेसिकली इन्होंने कुछ किताबें लिखी या कुछ कृतियां लिखी, जैसे डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1924 में, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में, और फ्रीडम एंड कोऑर्डिनेशन 1949 में। तो इनका जो आइडिया था वो था कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो आपस में, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, उससे बेहतर रिजल्ट या बेहतर आउटपुट मिले, इन चीजों पे बात करिए, ना कि झूठ मूठ के झगड़े करिए। ठीक है, यानी हमारे बीच में मतभेद हो, पर उन मतभेद से हमें एक बेहतर आउटपुट मिले, इस पे बात किया था मैरी पार्कर फोले ने। ठीक है, तो बेसिकली आपको दिखेगा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में होते हैं, ह्यूमंस के बीच में होते हैं, वर्कर्स के बीच में होते हैं। तो इससे पहले हमने काम पे फोकस किया था कि काम करना है, लेकिन अब हम बात करेंगे काम को कैसे करना है और किसके द्वारा करवाना है। एम्फेसाइज्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेट करने की बात की, मतलब जोड़ने की बात की। और इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर्स होने चाहिए, पर्सनलाइज्ड ऑर्डर नहीं होने चाहिए, ऑर्डर्स हो ऐसे जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये था मैरी पार्कर फोले का आइडिया। इसके बाद बारी आती है जॉर्ज एल्टन मेयो की। ठीक है, जॉर्ज एल्टन मेयो की इंपॉर्टेंट संरचनाएं कौन सी है, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ठीक है, मैंने बोला ना, यहां से हम ह्यूमन टच की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या बात की, वर्क की, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सोचता है। अब हमको ये भी सोचना है कि कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे काम। तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 में, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1974 में। तो इनके जो आइडियाज थे वो था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो वहां काम करे उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ और आपस में, इस पे बात की उन्होंने। इसके अलावा डिस्कवर किया हैथॉर्न इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन रिलेशन की हम बात करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने पता लगाया, जिसे हम बोलते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट या हॉथॉर्न इफेक्ट। उसको और डिटेल में मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है और आने वाले लेक्चर्स में भी मैं बताऊंगा। स्ट्रेस्ड इंफॉर्मल ग्रुप्स इन वर्क प्लेस, मतलब हमने अभी तक देखा कि भाई जो भी बातें हो रही हैं, एक ऐसे आइडिया की बात हो रही है जो कि चैनलाइज्ड फॉर्म में हो, पर हर जगह जहां भी ह्यूमंस होंगे वहां जरूरी नहीं कि हर समय काम ही होता हो। कभी कभी लोग उन काम से इतर कुछ अलग बातें भी करते हैं आपस में। जहां 2-3 लोग 4 लोग मिलेंगे तो सिर्फ काम की बातें तो नहीं होंगी ना, तो वही होता है इनफॉर्मल ग्रुप्स। मतलब फॉर्मल ग्रुप ना हो कि इनफॉर्मल है, आपस में बन गया हो ऐसा ग्रुप, इनके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। तो वो क्या करेगा, वो बाद में रिजल्ट अच्छा देगा। दोस्ती अच्छी होगी तो भाई एक दूसरे का काम करेंगे, जब समय आने पर काम रुकेगा नहीं, एक आदमी नहीं है तो दूसरा उसके बदले में काम कर देगा। ये कब होगा, जब आपस में रिलेशंस बेहतर होंगे। इसके अलावा इन्होंने एक किताब और लिखी थी, द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री में
क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स है, मतलब इनफॉर्मल ग्रुप की जो हम बात करते हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर ही आती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे याद भी करना है ना कि कौन क्या आइडिया दिया होगा या किस तरह का आइडिया दिया होगा, तो आप इसे समझ सकते हैं कि भाई अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं वो बातें कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ क्या काम किया गया, किससे जुड़े हैं ये लोग। फिर बारी आती है चेस्टर बर्नार्ड की। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड यहां से हम जब बात करते हैं, चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये किताब लिखी है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को क्या काम होना चाहिए इसमें मेंशन है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात की गई है एक किताब में। फिलॉसफी फॉर मैनेजर्स की बात की गई है। यानी अब हम बात करें, अभी तक हमने देखा ह्यूमन टच की, अब बिहेवियरल की बात होनी स्टार्ट होगी कि कैसे बिहेव करते हैं लोग। ठीक है, कैसे ह्यूमन बिहेवियर काम आएगा। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी की, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी होना जरूरी है। अगर प्रभुत्ता नहीं होगी तो कार्य संपन्न नहीं होगा, यानी कोई अगर एक अथॉरिटी नहीं है तो वर्क कंप्लीट ही नहीं होगा। जोन ऑफ इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मतलब आपस में जो भी मतभेद हो रहे हैं, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनका एक जोन होता है, कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इंडिफरेंसेस क्रिएट होंगे, उसके बारे में बात की गई। और फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात की गई। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को कैसे काम करना चाहिए ये इस किताब के थ्रू उन्होंने बताया। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन ने जो भी बात की वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से जुड़ी हुई। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर उनकी एक रचना है, 1947 में लिखी है। इसकी बाद बारी आती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि कृति है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में। तो न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस 1960 में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है कि कैसे डिसीजन मेकिंग ली जाती है। ठीक है, तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो बिहेवियर वगैरह तक तो ठीक था, अब हम डिसीजन मेकिंग की, क्या कौन डिसीजन ले सकता है, कैसे डिसीजन ले सकता है, इसकी बात की स्टार्टिंग की है हर्बर्ट साइमन ने। बाउंडेड रैशनैलिटी की बात हुई है। बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब एक ऐसा रैशनैलिटी जो कि बाउंड है, मतलब आपको उस घेरे के आगे बढ़ने की बात रोका जा रहा है, लेकिन वो हमेशा वो चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे वन बेस्ट वे पॉसिबल नहीं है हमेशा के लिए, वैसे ही बाउंडेड रैशनैलिटी भी पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात हुई है, यहाँ पे इंडिफरेंसेस की बात की थी, अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात हुई है कि भाई जो चीजें हैं उसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। कि अगर मान लेते हैं कोरोना आ गया तो क्या किया जाएगा, कैसे कर सकता है कोई काम, जहां पे गवर्नमेंट ने आपके ऊपर रोक लगा दी, तो उस सिचुएशन में आपने जो भी एक रोड मैप तैयार किया हो उसे बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही आइडिया है यहाँ पे हर्बर्ट साइमन का। ठीक है, इसकी बाद बारी आती है अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लो जो थे, मैस्लो ने बताया कि भाई हायरार्की कैसे फंक्शन करती है। तो इनकी जो बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट है वो है नीड ऑफ हायरार्की बेसिकली। ठीक है, तो हायरार्की का नीड, हायरार्की ऑफ नीड्स की बात हुई है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हुई है और पीक एक्सपीरियंसेस की बात की गई है इसके द्वारा, मैस्लो के द्वारा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या है कि खुद से एक्चुअलाइज करना है कि भाई काम कैसे करना है हमें। ठीक है, कौन से काम पे फोकस करना है, कहाँ पे जाके वो काम संपन्न हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, उससे बात हुई है। ठीक है, नीड है, हायरार्की का नीड जो है एक पिरामिड बनता है, वो पिरामिड को डिटेल में हम समझेंगे हमारे लेक्चर से। आज सिर्फ रिवीजन मॉड्यूल की तरह मैं सिर्फ उनके वर्क और उनकी आइडियाज को आपके साथ साझा कर रहा हूं। मोटिवेशन, ठीक है, उनकी एक किताब है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, 1954 में लिखी है। और थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, मोटिवेशन की बात यह कि भाई मोटिवेटेड रहेगा कोई इंसान तो ही अच्छे से कार्य कर पाएगा। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है अपनी प्रिपरेशन में, तो आप अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा। आप बेटर रिजल्ट या बेटर आउटपुट नहीं दे पाएंगे अगर आप मोटिवेटेड नहीं है। तो वैसे ही अगर आप मोटिवेटेड
काम करने में नहीं है, अगर कोई वर्कर मोटिवेटेड नहीं है काम करने में, तो क्या होगा? तो वो काम को अच्छे से करेगा ही नहीं, उसमें वो अपना सर्वस्व नहीं लगाएगा, हर चीज नहीं लगाएगा। ठीक है, फिर बात आती है रिलीजन, वैल्यूज एंड पीक एक्सपीरियंसेस की, जो कि किताब लिखी थी 1965 में। ठीक है, तो यहां तक हमने आज देख लिया। आज हमने देखा इंपॉर्टेंट 12 थिंकर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए और इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनकी कृतियों को समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर यहाँ तक जो भी मैंने बताया वो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और इन वीडियोस को शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपकी जानकारी में यूपीएससी, सीजीपीएससी, यूजीसी नेट या ऐसे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि कई लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और ला सकें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।